पिछली क्लास में हमने एक लॉ पढ़ा था जिसका नाम था लॉ ऑफ द डेफिनेट प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ द कांस्टेंट प्रोपोर्शन। वो लॉ क्या कहता है उसका एक थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं हम। वो लॉ ये कहता था कि व्हेन द टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म ए कंपाउंड, यदि आपके पास कोई दो एलिमेंट्स कंबाइन होकर कंपाउंड की फॉर्मेशन कर रहे हैं तो हमेशा वही एलिमेंट उस कंपाउंड की फॉर्मेशन करेंगे, चाहे आप उस कंपाउंड को किसी भी टाइप से बना रहे हो, किसी भी मेथड से बना रहे हो, या फिर हम कह सकते हैं कि उसे आप किसी भी अदर जगह से लेके आ रहे हैं। जैसे मैंने इसका सबसे आपको एग्जांपल दिया था, बेस्ट एग्जांपल हमने दिया था वाटर का, कि अगर मैं वाटर को रिवर से लेके आ रही हूँ, या फिर मैं वेल से लेके आ रही हूँ, या फिर मैं अपने टैप वाटर का पानी लेके आ रही हूँ, अब है तो वो वही वाटर रहेगा, आपका H2O रहेगा, तो उसमें केवल आपके हमेशा दो ही एलिमेंट प्रेजेंट होंगे, दैट इज योर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, और हमेशा फिक्स्ड रेशियो में वो आपके कंबाइंड रहेंगे, दैट इज योर 1:8, राइट। लेकिन जब इसकी अच्छे से स्टडी की गई इस लॉ की, तो इसमें दो इसमें ड्रॉबैक देखने को मिले। ड्रॉबैक देखने का मतलब हुआ आपका यहाँ पर इसमें दो कमियाँ आपको देखने को मिली, ठीक है। तो इसमें जो पहला लिमिटेशन आपको देखने को मिलता है वो ये मिलता है कि मान लेते हैं कि आपके पास कोई दो एलिमेंट्स कंबाइन होके कंपाउंड की फॉर्मेशन कर रहे हैं, उनमें से कोई एक एलिमेंट ऐसा है जो कि आपके पास डिफरेंट आइसोटोप में प्रेजेंट होता है। अब आपका क्वेश्चन बनता होगा कि मैम ये आइसोटोप क्या होता है। देखिए आइसोटोप क्या होता है कि आइसोटोप्स आपके पास वो एलिमेंट्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम रहता है बट उनका मास नंबर डिफरेंट होता है। जैसे अगर मैं बात करूँ क्लोरीन की, कि क्लोरीन के दो आइसोटोप प्रेजेंट होते हैं, दैट इज क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37। दोनों का एटॉमिक नंबर तो क्या रहेगा आपके पास 17 रहेगा, बट इसमें जो आपके पास मास नंबर है एक का 35 होता है और एक का 37 होता है। यानी आइसोटोप्स आपके कौन से एलिमेंट्स होते हैं, द एलिमेंट्स विच हैव द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। क्लियर होगी इतनी बात। तो यहाँ पर भी वही बात बताई गई है कि द लॉ इज नॉट एप्लीकेबल इफ एन एलिमेंट एग्जिस्ट इन डिफरेंट आइसोटोप विच मे बी इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ द कंपाउंड। अगर आपके पास किसी एलिमेंट के डिफरेंट आइसोटोप कंपाउंड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हो रहे हैं तो वहाँ पर आपके पास ये जो लॉ है आपके पास एप्लीकेबल नहीं रहेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करती हूँ CO2 कंपाउंड की फॉर्मेशन की मैं बात कर लेती हूँ। आपको पता है कि कार्बन के दो आइसोटोप्स होते हैं, कार्बन 12 एंड कार्बन 14, राइट, ठीक है। तो जब आपके पास CO2 की फॉर्मेशन होगी, कार्बन की मर्जी है कि वो अपने कौन सा आइसोटोप यूज करना हो रहा है, कौन सा अपना आइसोटोप यहाँ पर यूज कर रहा है। अगर आपके पास C12 आइसोटोप कंबाइन होता है तो आपके पास कार्बन ऑक्सीजन का रेशो क्या आएगा 12:32, और अगर आपके पास कार्बन 14 आइसोटोप आपके पास कंबाइन हो रहा है तो जो रेशो होगा आपके पास कार्बन ऑक्सीजन का वो हमारे पास आएगा 14:32, राइट। यानी इससे आपके पास क्या क्लियर हो रहा है कि हमारा लॉ तो ये कह रहा था कि जब भी किसी पर्टिकुलर कंपाउंड की फॉर्मेशन होगी उसमें आपके पास हमेशा वही दो एलिमेंट प्रेजेंट रहेंगे जो उस कंपाउंड में प्रेजेंट है और हमेशा फिक्स्ड रेशियो में प्रेजेंट रहेंगे। बट यहाँ पर क्या हो रहा है, रेशियो आपके पास क्या आ रहे हैं, डिफरेंट आ रहे हैं, एक जगह 12 है एक जगह 14 है, तो ये लॉ यहाँ पर आपके पास वैलिड नहीं हो रहा था। सेकेंड ड्रॉबैक इसका देखिए, इन्होंने लिखा हुआ है कि द एलिमेंट्स में कंबाइन इन द सेम रेशियो बट द कंपाउंड फॉर्म में बी डिफरेंट। यानी कि आपके पास जो एलिमेंट है वो सेम रेशियो में तो कंबाइंड हो सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि उसमें जो कंपाउंड की फॉर्मेशन हो रही है वो भी सेम ही रहे, कंपाउंड आपके पास डिफरेंट भी बन सकता है। एग्जाम्पल समझ लेते हैं, उसी से आपको अच्छे से क्लियर होगा कि ये आपके पास क्या कहना चाहता है। जैसे देखिए दिख रहा है यहाँ पे आपको, यहाँ पर ये मेरे पास है इथेनॉल C2H5OH, ठीक है, एंड ये है मेरे पास एसीटोन CH3OCH3, राइट, विच हैव द सेम रेशियो। जिसके पास अगर मैं बात करूँ तो इसमें हमारे पास तीन टाइप के एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, राइट। तो इन तीनों एलिमेंट का रेशियो इसमें और इसमें जो है वो सेम ही रहेगा, दैट इज 24:6:16। और चाहो तो मैं इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकती हूँ, 2 से डिवाइड करके 12 2 24, 2 3 6 एंड 2 8 16, राइट। तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि इस कंपाउंड में और इस कंपाउंड में दोनों में जो है हमारे पास जो एलिमेंट प्रेजेंट है वो सेम टाइप ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट है जिनका रेशो सेम है, लेकिन कंपाउंड की जो फॉर्मेशन हो रही है वो देखिए ध्यान से क्या हो रही है, वो डिफरेंट हो रही है। एक जगह आपके पास इथेनॉल है तो दूसरी जगह आपके पास क्या है, एसीटोन है। तो ये इस लॉ का हमारे पास क्या थे, ये दो ड्रॉबैक्स जो है हमारे पास सेकंड लॉ से निकल के आए थे। इसके बाद हमारे पास तीसरा लॉ आता है जिसका नाम है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो अब हम पढ़ते हैं अपना थर्ड लॉ जिसका नाम है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अब क्या कहता है ये लॉ, ध्यान से समझना। When the two element combines to form more than one compound, कहने का मतलब जब दो एलिमेंट्स आपके कंबाइन होकर एक से ज़्यादा कंपाउंड की फॉर्मेशन करते हैं, then different masses of one element which combines with the fixed mass of the other element
बियर्स ए स्मॉल होल नंबर रेशियो टू वन अनदर। यानी कि अगर आपके पास कोई भी दो एलिमेंट्स कंबाइन होकर एक से ज़्यादा कंपाउंड की फॉर्मेशन कर रहे हो तो वहाँ पर आपके पास कोई एक एलिमेंट ऐसा रहेगा जिसका मास फिक्स रहेगा और एक एलिमेंट आपके पास ऐसा रहेगा जिसका मास दोनों कंपाउंड में डिफरेंट देखने को मिलेगा। तो वो जो डिफरेंट मासेस का जो रेशियो है वो आपके पास सिंपल होल नंबर रेशियो आएगा। ठीक है, सिंपल होल नंबर रेशियो आएगा तो यही हमारे पास क्या कहलाता है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कहलाता है। अब हम इसके लिए एग्जांपल देख लेते हैं। लेट अस सपोज कि कार्बन और ऑक्सीजन मेरे पास दो डिफरेंट एलिमेंट है, राइट, और दोनों कंबाइन होकर जो है दो एक से ज़्यादा कंपाउंड बना रहे हैं। एक बनाया आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड, दूसरा आपके पास बना रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन का जो मास का रेशियो आएगा वो आएगा 12:16 और यहीं पर कार्बन डाइऑक्साइड में हमारे पास कार्बन ऑक्सीजन के मास का जो रेशियो आने वाला है वो आ रहा है 12:32। अगर अब लॉ के अकॉर्डिंग हम चलते हैं, इन्होंने क्या बोला था कि आपके पास एक एलिमेंट का मास तो फिक्स रहेगा, दूसरे एलिमेंट का जिनका मास आपके पास डिफरेंट आ रहे होंगे उन दोनों के बीच में सिंपल होल नंबर रेशियो आपको देखने को मिलेगा, यानी कि 16:32। यहाँ पर ऑक्सीजन के मास जो है डिफरेंट आ रहे हैं तो 16:32 हो गया। इसको मैं और भी सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकती हूँ ऑन डिवाइडिंग, तो आपके पास ये हो जाएगा 16 × 16, 16 2 जा 32। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 1:2। ये था हमारे पास लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अब जैसे कि हमने हर एक लॉ में पहले उसकी डेफिनेशन समझी, फिर हमने उसके एग्जांपल्स देखे, फिर हमने उसके बेस पर क्वेश्चंस करते आ रहे हैं। सेम इसी तरीके से अब हम इस क्वेश्चन के बेस पर एक क्वेश्चन करके हम इस लॉ के बेस पर अब एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जिसको मैं सबसे पहले यहाँ पे लिखने उसको क्वेश्चन को लिखूंगी, जिसको आप राइट डाउन करेंगे, देन उसके बाद आपको पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, राइट। तो ये रहा आपका क्वेश्चन। सबसे पहले तो जो भी क्वेश्चन आपको यहाँ कराए जा रहे हैं आप उसे पूरी ईमानदारी से अपनी कॉपी में राइट डाउन करिएगा। ठीक है जी। अब हमने क्वेश्चन क्या कहते हैं ध्यान से समझना कि कार्बन इज फाउंड टू फॉर्म टू ऑक्साइड विच कंटेन 42.9% एंड 27.3% ऑफ द कार्बन रेस्पेक्टिवली। क्या मतलब हो उसका, उन्होंने कहा कि कार्बन यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमारे पास दो ऑक्साइड बना रहा है और दोनों ऑक्साइड में जो हमारे पास कार्बन की जो परसेंटेज दी हुई है वो दी हुई है 42.9 एंड 27.3%, राइट। उसके बाद आगे क्या दिया हुआ है कि सो दैट दीज फिगर्स इलिस्ट्रेट द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। आपको ये बताना है कि ये जो आपको वैल्यूज दे रखी हैं क्या ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं कैसे हमने इसको सॉल्व किया है। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले तो आपको पता है कि कार्बन ने दो ऑक्साइड बना रखी है। यहाँ मैंने फर्स्ट ऑक्साइड के बारे में डाटा लिखा हुआ है, यहाँ मैंने सेकंड ऑक्साइड के बारे में डाटा लिखा हुआ है। यहाँ पर मैंने लिखा कि आपको बुक वाले ने दिया हुआ है कि कार्बन जो है आपके पास 42.9% है, राइट। अब मैं क्या बोलती हूँ कि कभी भी दो चीज़ों का जो समअप होता है वो 100% होता है, राइट। तो अगर किसी कंपाउंड में कार्बन की परसेंटेज 42.9% दी हुई है तो ऑक्सीजन जो होगी उसकी परसेंटेज कितनी हो जाएगी, 100 माइनस के 42.9 करेंगे तो आपके पास 57.1% आ जाएगी। उसी तरीके से सेकंड ऑक्साइड की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर आपके पास जो कार्बन है वो 27.3% है। जब आप इसको 100 में से माइनस करेंगे तो आपकी इसकी परसेंटेज जो आएगी वो आएगी 72.7%। ठीक है, ये आपका स्टेप नंबर 1। अब स्टेप नंबर 2 में हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर आपको कार्बन की परसेंटेज दी हुई है और यहाँ पर हम क्या निकालने जा रहे हैं, मास ऑफ द कार्बन निकालने जा रहे हैं, क्योंकि मल्टीपल प्रोपोर्शन में हम जो रेशियो निकालते हैं वो मास का रेशियो निकालते हैं, इसलिए हमें यहाँ पर मास की जरूरत पड़ रही है। तो फर्स्ट ऑक्साइड में कार्बन का जो मास होगा उसको हम निकालेंगे 42.9% डिवाइडेड बाय द ऑक्सीजन की परसेंटेज 57.1। तो आपके पास सॉल्व करके जो वैल्यू आएगी 0.751 होगी। आपको डिजिट देख के ये लग रहा होगा कि कैलकुलेशन बहुत टफ पड़ेगी, लेकिन आपको पेपर में जो है इजी नंबर का आपको क्वेश्चन देंगे, इतनी टफ कैलकुलेशन आपको करने के लिए नहीं दी जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, फर्स्ट ऑक्साइड में कार्बन का मास आ गया। सेम इसी तरीके से हम सेकंड ऑक्साइड में कार्बन का मास निकाल लेंगे जो कि मेरे पास आएगा 0.376, राइट। स्टेप नंबर 3 में हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें क्या देखना होता है कि उसमें आपके पास एक एलिमेंट का मास तो फिक्स रहता है और जो आपके पास दूसरा एलिमेंट होता है उसका मास आपके पास डिफरेंट आता है दोनों कंपाउंड में। तो जब हम इन दोनों के मास का रेशियो निकालेंगे तो सॉल्व करने के बाद मेरा जो रेशियो आएगा वो आएगा 2:1। यानी कि हम इस बात को देखकर ये कह सकते हैं कि हाँ, हमारे पास ये जो डाटा आपने दिया है ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को फॉलो कर रहा है। अब इसके बाद हमारे पास फोर्थ लॉ आता है। अगर मैं बोर्ड की बात करूँ, सीबीएसई बोर्ड की, तो आपके स्कूल्स में डिपेंड करता है आपके टीचर्स के ऊपर कि वो आपके पास ये फोर्थ लॉ करा भी सकते हैं और नहीं भी करा सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे कराऊंगी, जिनके यहाँ पर ये लॉ कराएंगे तो उसको समझ लीजिएगा अच्छे से ध्यान से। तो ये हमारा फोर्थ लॉ जिसका नाम है लॉ ऑफ द रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन।
अब डेफिनेशन इतनी बड़ी है, आप देख के घबरा मत जाना कि इसको हम याद कैसे करें। याद नहीं करना है, सिर्फ आपको समझना है कि आखिर ये लॉ क्या कहना चाहता है, राइट। अब ध्यान समझेंगे, लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द रेशियो ऑफ द मासेस ऑफ द टू एलिमेंट्स ए एंड बी विच कंबाइन सेपरेटली विद ए फिक्स्ड मास ऑफ द थर्ड एलिमेंट सी is either the same or some simple multiple proportion of the ratio of the masses in which A and B combine directly with each other। अब एक बारी में पढ़ के बिल्कुल भी समझ में नहीं आई होगी। अब जरा देखो ये कहना क्या चाह रहे हैं। उन्होंने कहा है कि अगर आपके पास कोई दो एलिमेंट्स है ए एंड बी, लेट सपोज मैंने यहाँ ए और बी ना मानकर मैंने कार्बन और ऑक्सीजन मान लिया है कि मेरे पास दो एलिमेंट है कार्बन और ऑक्सीजन, वो किसी सी एलिमेंट यहाँ पर मैंने कौन क्या माना है, हाइड्रोजन, वो किसी सी एलिमेंट के साथ कंबाइंड होकर दो अलग अलग कंपाउंड की फॉर्मेशन कर रहे हैं। जब आपका कार्बन जो है हाइड्रोजन के साइड कंबाइन हो रहा है तो वो आपके पास CH4 की कंपाउंड की फॉर्मेशन कर रहा है, और जब हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होकर जो होता है वो हमारे पास कौन सा कंपाउंड की फॉर्मेशन कर रहे हैं, H2O की फॉर्मेशन कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पर ये कह रही हूँ कि हमारे पास CH4 में हम इसको देख के कह सकते हैं कि यहाँ पर कार्बन का कितना मास है 12, तो 12 पार्ट बाय मास ऑफ द कार्बन जो है वो कंबाइन हो रहा है विद द 4 पार्ट बाय मास ऑफ द हाइड्रोजन। कार्बन जो है हमारे पास उसका 12 पार्ट हिस्सा जो है वो 4 पार्ट ऑफ द हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हो रहा है, ठीक है जी। सेम इसी तरीके से H2 में अगर मैं बात करूँ तो 2 पार्ट बाय मास ऑफ द हाइड्रोजन कंबाइंस विद द 16 पार्ट ऑफ द ऑक्सीजन, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, किसी एक एलिमेंट के मास को क्या करेंगे, फिक्स करेंगे, क्योंकि उन्होंने क्या बोला है, विद ए फिक्स्ड मास ऑफ द थर्ड एलिमेंट सी, यानी ये जो एलिमेंट आप लेके चल रहे हैं सी एलिमेंट, इसका मास मुझे क्या करना पड़ेगा, फिक्स करना पड़ेगा। लेट सपोज मैंने इसका मास जो है, क्योंकि यहाँ पर इसके हिसाब से कर लेते हैं, यहाँ पर आपके पास जो है हाइड्रोजन का जो मास है वो 4 है, तो यहाँ पर भी इसको 4 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर भी आपके पास क्या हो जाएगा हाइड्रोजन। जब आप 2 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपके पास हाइड्रोजन 4 हो जाएंगे, ऑक्सीजन 2 हो जाएंगे। तो हम यहाँ पर ये बोल देंगे उस दौरान हमारे पास कार्बन और ऑक्सीजन का जो रेशियो आएगा वो हमारे पास निकल के आएगा 12:32। कैसे, देखो जरा, जब हमारे पास यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है, कार्बन यहाँ पर हमारे पास कितना है 12 में, और ऑक्सीजन जब यहाँ पर 2 हो जाएंगे, एक ऑक्सीजन के एटम का जो मास होता है वो 16 होता है, राइट। अब जब यहाँ पर ऑक्सीजन 2 हो गए हैं तो 2 ऑक्सीजन के एटम का मास कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास रेशियो क्या आ जाएगा, 12:32 आएगा, जो कि आपके पास क्या आ रहा है, 3:8 आ रहा है। अब जब आपके पास, अभी तो फिलहाल हम ये कह रहे थे कि कार्बन आपके पास थर्ड एलिमेंट सी के साथ कंबाइन हो रहा है और बी एलिमेंट आपके पास सी एटम के साथ कंबाइन होकर दो अलग अलग एलिमेंट की फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो उस दौरान आपके पास कार्बन और ऑक्सीजन का जो रेशियो आएगा वो आपके पास क्या होगा, जब ये अपना खुद में एक अलग कंपाउंड बनाएंगे उस दौरान जो रेशियो आएगा उस रेशियो के या तो हमें क्या आएगा, बराबर आएगा, या फिर क्या होगा, सिंपल मल्टीपल ऑफ द रेशियो होगा। सिंपल मल्टीपल ऑफ द रेशियो का मतलब क्या हुआ, ध्यान समझना। अगर आपके पास 3:8 आ रहा है तो हो सकता है कि जब ये दोनों कंपाउंड आपके पास आपस में फॉर्मेशन कर रहे हो तो आपके पास जो रेशियो वो बिल्कुल एग्जैक्ट 3:8 आ जाए, या फिर आपके पास क्या आ सकता है, इसका मल्टीपल मतलब 3 से किसी डिजिट की मल्टीप्लाई कर दीजिए। लेट्स से मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पर मेरे पास हो जाएगा 3 2 जा 6, और यहाँ पर भी मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 8 2 जा कितना आ जाएगा, 16 हो जाएगा। तो सिंपल मल्टीपल रेशियो आपके पास यहाँ पर देखने को मिलेगा। मल्टीपल मतलब कोई चीज़ मल्टीप्लाई होकर जो है उसमें बन सकती है। लेकिन इस केस में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपके पास जो रेशियो आने वाला है, जो रेशियो यहाँ पर आपके पास आ रहा है, सेम वही रेशियो आपके पास इन दोनों की फॉर्मेशन में देखने को मिलेगा। मैं ये ऊपर का पार्ट रफ कर रही हूँ, यहाँ पर समझते हैं क्या कहना चाहते हैं। देखिए, फिलहाल हमने जब इसकी फॉर्मेशन इससे हो रही थी, तब हमारे पास जो रेशियो निकल के आया कार्बन ऑक्सीजन के बीच में वो आया 3:8। अब जब आपका कार्बन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर बनाएगा CO2, यानी जब ये वाला कार्बन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर आपके पास CO2 की फॉर्मेशन कर रहा होगा, तो यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन का जो रेशियो आने वाला है वो कितना आएगा। देखिए कार्बन कितना प्रेजेंट है, यहाँ पर हमारे पास कार्बन कितना प्रेजेंट है 12, और ऑक्सीजन कितना प्रेजेंट है, 2 ऑक्सीजन प्रेजेंट है। एक का कितना होता है 16, तो 2 के कितना हो जाएगा हमारे पास 32, 12:32। अब मैं इसको जो है और ज़्यादा सिंपलेस्ट रेशियो में बना सकती हूँ, 4 3 जा 12 एंड 4 8 जा 32। तो देखिए जो रेशियो यहाँ पर आ रहा है सेम वही रेशियो यहाँ पर आ रहा है, यानी कि ये वाला जो एग्जाम्पल है ये आपके किसको फॉलो कर रहा है, लॉ ऑफ द रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन को फॉलो कर रहा है, जिसमें यदि आपके पास ए और बी एलिमेंट किसी सी एलिमेंट के साथ कंबाइन होके दो अलग अलग कंपाउंड की फॉर्मेशन करते हैं तो हमारे पास ए और बी का जो रेशियो रहता है वो
या तो सेम आ सकता है या फिर क्या आ सकता है, सिंपल मल्टीपल रेशियो आ सकता है। चलिए अब हम इसके बिहाफ पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे आपको पूरी पिक्चर इसकी क्लियर हो जाएगी। लेट्स डू इट। तो ये रहा आपका क्वेश्चन, लॉ ऑफ द रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन के ऊपर है ये वाला आपका क्वेश्चन। क्या कहता है क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। अमोनिया कंटेन्स 82.35% ऑफ द नाइट्रोजन एंड 36.5% ऑफ द हाइड्रोजन। फिर इसके बाद हमारे पास ये अमोनिया की बात रही। अब हम बात करते हैं वाटर की। वाटर में हमारे पास क्या है, 88.90% ऑफ द ऑक्सीजन है और 11.10% ऑफ द हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तीसरा जो कंपाउंड है वो है हमारे पास नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड, कंटेन्स दी 63.15% ऑफ द ऑक्सीजन एंड 36.85% ऑफ द नाइट्रोजन। अब क्या कह रहा है, शो दैट दीज डाटा इलिस्ट्रेट द लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। ये जो डाटा आपको गिवन है इसमें वो आपसे कह रहा है कि ये जो डाटा गिवन है आप बताइए कि क्या ये लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अमोनिया की। अमोनिया में हमारे पास क्या हो रहा है, 17.65 ग्राम ऑफ द हाइड्रोजन जो है वो कंबाइन हो रहा है 82.35 ग्राम ऑफ द नाइट्रोजन के साथ, ठीक है। अब आपको यहाँ पर सिंपल एक मैथमेटिक्स का रूल चलता है कि जब भी हमें ज़्यादा डिजिट की वैल्यू दे रखी होती है और कम डिजिट के बारे में पूछा होता है तो हमेशा हमारे पास डिवाइड होता है। अब हमसे क्या बोला गया है कि 1 ग्राम ऑफ द हाइड्रोजन जो है हमारे पास जो है वो कितने नाइट्रोजन के साथ कंबाइन होगा। 82.35 को आप डिवाइड कर देंगे 17.65 से तो हमारे पास वैल्यू आएगी 4.67 ग्राम, ठीक है। अब हम बात करते हैं वाटर की। पहला आपके पास ये वाला क्लियर हो गया। इसमें हमने क्या करा, हाइड्रोजन के 1 ग्राम के लिए नाइट्रोजन के मास निकाल लिया कि कितनी रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं वाटर की। वाटर में 11.10 ग्राम ऑफ दी हाइड्रोजन जो है आपका कंबाइन हो रहा है 88.90 ग्राम ऑफ दी ऑक्सीजन के साथ। ये चीज़ आपको गिवन है, देख लीजिए यहाँ पे इतने हाइड्रोजन के साथ आपके पास इतना ऑक्सीजन कंबाइन हो रहा है। लेकिन हमें जो आपका थर्ड एलिमेंट है उसका मास जो होता है वो फिक्स्ड करके रखना होता है। इस वजह से हम यहाँ पर 1 ग्राम ऑफ दी हाइड्रोजन लेके चल रहे हैं। हमने हाइड्रोजन के मास को यहाँ पर फिक्स कर लिया है। तो 1 ग्राम ऑफ दी हाइड्रोजन के लिए हमें कितने ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी, उसके लिए हम क्या करेंगे, 88.90 ग्राम को 11.10 ग्राम से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 8.01 ग्राम, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास क्या रूल होता है, हमें सबसे पहले क्या देखना होता था कि ए और बी का रेशो जब वो दो अलग अलग कंपाउंड की फॉर्मेशन कर रहे हैं किसी फिक्स्ड मास ऑफ दी सी एलिमेंट के साथ कंबाइन होकर, तो वो रेशियो में निकालना है। तो रेशियो ऑफ द नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन जो होगा हमारे पास कितना आएगा, कितना आ रहा है यहाँ पर, कितना है हमारे पास नाइट्रोजन 4.67 और यहाँ ऑक्सीजन कितना है 8.01। जब आप दोनों का रेशियो निकालेंगे और सॉल्व करके जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो आएगी 1:72, ठीक है। यहाँ तक की बात आपको क्लियर होगी। क्वेश्चन में अभी तक हमने यहाँ तक की बात को सॉल्व कर दिया है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि नाइट्रोजन जो ट्राईऑक्साइड होता है उसमें हमारे पास 63.15% ऑफ द ऑक्सीजन प्रेजेंट है और 36.85% ऑफ द नाइट्रोजन। यानी इस लाइन से आपको क्लियर हो गया कि जब नाइट्रोजन आपका ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा, यानी जब ए एलिमेंट बी एलिमेंट के साथ डायरेक्टली कंबाइन हो रहा होगा, तब उस समय हमारे पास नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो आएगा वो आएगा आपके पास 36.85 रेशियो 63 सॉरी यहाँ पर आपके पास ये पॉइंट है 63.15। तो रेशियो जो आपके पास निकल के आने वाला है वो आपके पास आ रहा है 1:71, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पर रेशियो कितना आ रहा है 1:72 और यहाँ पर रेशियो कितना आ रहा है 1:71। यानी आपका अप्रॉक्सीमेटली अगर देखा जाए तो रेशियो आपके पास क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। और यही तो आपका लो कहता है। लो क्या कह रहा था कि रेशियो या तो आपका सेम आएगा या फिर क्या आ सकता है, सिंपल मल्टीपल रेशियो आ सकता है। अब जब हमारे पास ये आ चुका है कि रेशियो हमारे पास सेम आ रहा है, यानी इसका मतलब हमारे पास यहाँ पर ये जो लो है ये आपका पूरी तरह वैलिड हो रहा है। ये हमने अब तक के क्या 4 लॉज पढ़े। पहला लॉ जो हमने पढ़ा था वो था लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ मास। सेकंड लॉ हमने पढ़ा लॉ ऑफ द डेफिनेट प्रोपोर्शन। तीसरा लॉ हमने पढ़ा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन और फोर्थ लॉ हमने पढ़ा लॉ ऑफ द रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। जिसमें से आपके पास अगर मैं इंपॉर्टेंट लॉज की बात करूँ तो स्टार्टिंग के 3 लॉज आपके बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं। हर बार एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है। अगर मैं इस 4th लॉ की बात करती हूँ तो ये डिपेंड करता है स्कूल टू स्कूल कि किसी स्कूल में ये कराएंगे और किसी स्कूल में नहीं कराया जाएगा। अब हम आगे चलते हैं अपने इस चैप्टर में। आगे हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, ठीक है। अब हम इसका अगला पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं इस यूनिट का।
डेल्टन एटॉमिक थ्योरी शुरू करने से पहले हमारे पास एक टॉपिक रह गया था। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था ना, सिग्निफिकेंट फिगर्स पढ़ा था, साइंटिफिक नोटेशंस के बारे में पढ़ा था, और आपने क्या पढ़ा था, फिजिकल क्वांटिटीज़ वहाँ पर कुछ पढ़ी थी। तो वहाँ पर आपका एक टॉपिक रह गया था, प्रिसिजन एंड द एक्यूरेसी, ठीक है, जो कि 1 नंबर में आपसे वाइवा वगैरह में पूछा जा सकता है। तो अब देख लेते हैं क्या कहता है। इफ़ रिपीटेड मेजरमेंट ऑफ ए क्वांटिटी yield very nearly the same result then the measurement are to be precise। यानी कि अगर हम कुछ मेजरमेंट करके ला रहे हैं और वो मेजरमेंट हम कई बार कर रहे हैं, तो हमारे पास अगर वो जो हमने मेजरमेंट अलग अलग बार जाके कर रहे हैं, अगर वो हमारी करेक्ट मेजरमेंट से मैच कर जाते हैं, तो उस मेजरमेंट को हम प्रिसाइज मेजरमेंट कहेंगे, ठीक है जी। दूसरी बात, एक्यूरेसी किसे कहते हैं? द करेक्टनेस ऑफ द मेजरमेंट इज कॉल्ड द एक्यूरेसी। अगर आपके पास जो मेजरमेंट है वो बिल्कुल एक्यूरेट है, जो आपके पास एक्चुअल वैल्यू है उसके बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यू आती है, तो उसी को हम बोलते हैं एक्यूरेसी। इसको हम एक एग्जांपल लेके समझते हैं। मान लेते हैं कि मेरे पास एक स्फेयर है जिसका मुझे एक्चुअल जो डायमीटर है वो मुझे पता है कि उसका एक्चुअल डायमीटर जो है वो 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। वो मैंने अपने लिए यहाँ पर अपनी तसल्ली के लिए यहाँ पे लिख दिया कि जो डायमीटर है स्फेयर का वो 4.00 सेंटीमीटर मेरे पास है, ठीक है। अब मैंने अपनी क्लास के 3 बच्चों को बोला जिसका नाम ABC है, ठीक है। मैंने उन्हें बोला कि जाइए अब आप भी उसी स्फेयर का मेजरमेंट करके लाइए, ठीक है। वो बच्चे गए, उन्होंने मेजरमेंट किया, तो ए बच्चा जो गया उसने मेजरमेंट जब वो करके आया तो उसके बाद 2 मेजरमेंट आई हैं 4.11 एंड 4.12। जो बी बच्चा गया वो मेजरमेंट लेके आता है 4.21 और 4.16 सेंटीमीटर। जो सी बच्चा है वो मेजरमेंट लेके आता है 4.01 सेंटीमीटर और 4.00 सेंटीमीटर। अब तीनों में आपको कुछ डिफरेंस नजर आ रहे हैं? जरा देखिए, जो आपका ये ए बच्चा है इसमें अगर मैं डिफरेंस की बात करूँ एक्चुअल वैल्यू से, तो मेरे पास जो डिफरेंस देखने को मिलता है वो आपके पास यहाँ पर देखने को मिल रहा है 0.02 सेंटीमीटर का, जो कि बहुत ही कम डिफरेंस है एक्चुअल वैल्यू से के मुकाबले। हम देखें तो यहाँ पर जो डिफरेंस है ये बहुत ही माइन्यूट सा डिफरेंस है। तो हम इस ए के मेजरमेंट को क्या कह सकते हैं? प्रिसाइज मेजरमेंट कह सकते हैं। अब आपको क्वेश्चन बनेगा कि क्या मैम हम इसको एक्यूरेट मेजरमेंट कह सकते हैं? बिल्कुल नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पर आपके पास जो वैल्यू है वो एक्चुअल वैल्यू के बिल्कुल नियरली सेम नहीं है, उसके जस्ट अबाउट प्रिसाइज है, इसलिए हम इसको मेजरमेंट को क्या बोलेंगे? प्रिसाइज मेजरमेंट बोलेंगे। अब मैं बी बच्चे की बात करती हूँ। अब ये जो बी बच्चा है, अगर मैं इसमें डिफरेंस की बात करूँ एक्चुअल वैल्यू से, तो मेरे पास जो डिफरेंस आ रहा है वो 0.09 सेंटीमीटर का आ रहा है, जो कि काफ़ी लार्ज डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है। तो ना तो ये आपका प्रिसाइज मेजरमेंट है और ना ही ये आपका एक्यूरेट मेजरमेंट है, ये आपका कोई भी मेजरमेंट नहीं है, ठीक है जी। अब हम बात करते हैं इस सी बच्चे की। तो ये जो सी बच्चा है ये कौन से मेजरमेंट लेके आया? 4.01 और 4.00, जो कि बिल्कुल आपके पास एक्चुअल वैल्यू से बिल्कुल जो है मैच कर रही है। तो हम इस वैल्यू को क्या बोल सकते हैं? एक्यूरेट वैल्यू, या फिर हम क्या बोल सकते हैं? एक्यूरेट मेजरमेंट, राइट। ये था आपका छोटा सा टॉपिक प्रिसिजन एंड दी एक्यूरेसी का। अब हम अपनी एक्चुअल थ्योरी पे चलते हैं, दैट इज योर डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के हमारे पास ये कुछ पोस्टुलेट्स हैं जो हमें बताते हैं कि ये थ्योरी आपकी क्या कहती है। सबसे पहले देखते हैं हम पहला पोस्टुलेट कि मैटर इज मेड अप ऑफ द एक्सट्रीमली स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल कॉल्ड द एटम, कि आपका मैटर जो होता है बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है जो कि आपके इंडिविजुअल होते हैं। अगर मैं बात करूँ इस मार्कर की, तो ये मार्कर जो है बहुत छोटे पार्टिकल से बना हुआ है। ये मार्कर हमारा क्या कहलाएगा? मैटर कहलाएगा। और ये मैटर जो होता है बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना हुआ है, जो कि आपके आगे फर्दर डिवाइड नहीं किए जा सकते। ये मानना था हमारे डाल्टन भाई साहब का, ठीक है। पोस्टुलेट नंबर 2 हमारे पास क्या कहता है? एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन ऑल द रेस्पेक्ट, साइज, शेप एंड द मास। मान लेते हैं कि मैं बात करती हूँ, जैसे कि आपके पास अगर तांबे का बर्तन है, लेट्स सपोज तांबे का बर्तन है, तो उसमें सारे के सारे जो पार्टिकल्स होंगे वो सारे के सारे जो है तांबे के ही पार्टिकल्स रहेंगे। ऐसा तो है नहीं कि तांबे के पार्टिकल में सोने के पार्टिकल्स आके ऐड हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। तो उन्होंने कहा है कि आपके पास जो सेम एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं वो हम आपके क्या होते हैं? आइडेंटिकल होते हैं, साइज में, शेप में और मास में। सिल्वर की अगर आपके पास अगर आयरन की रोड है, ठीक है, तो उसमें आपके पास जो सारे के सारे एटम्स होंगे उन सब का मास जो होता है, साइज जो होती है, जो शेप रहेगी वो आपकी सेम रहेगी पूरी रोड में, ठीक है जी। अब हम उसकी बात करते हैं। एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट्स हैव द डिफरेंट मास
साइज एंड ऑल्सो पोसेस दी डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज़। अगर मैं दो अलग अलग एलिमेंट की बात करूँ, अगर मैं दो अलग अलग एलिमेंट की बात करती हूँ, लेट सपोज मैंने इसमें बात करी, इधर मेरे पास आयरन है, इधर मेरे पास गोल्ड है, तो इन दोनों में, इन दोनों एलिमेंट्स में इसके एटम्स अलग होंगे, इसके एटम्स अलग होंगे, दोनों का मास अलग होगा, दोनों का साइज अलग होगा, दोनों का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट सब अलग होगा। इसलिए कहा गया है कि इनके पास जो डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं, उनके जो एटम्स होते हैं वो आपके पास क्या होते हैं, उनका साइज भी डिफरेंट होता है, मास भी डिफरेंट होता है और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होती है। ये तो हमारे पास पोस्टुलेट नंबर 3। अब हम चलते हैं अपने पोस्टुलेट नंबर 4 पे। पोस्टुलेट नंबर 4 कहता है कि एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट और द डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म दी कंपाउंड और दी मॉलिक्यूल्स। यानी कि आपके पास जो एलिमेंट है, सेम एलिमेंट के एटम्स भी कंबाइंड होकर एक कंपाउंड की फॉर्मेशन कर सकते हैं और आपके पास मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन कर सकते हैं, और जो आपके पास डिफरेंट एलिमेंट्स हैं उनके भी एटम्स कंबाइन होकर आपके पास किसकी फॉर्मेशन करते हैं, कंपाउंड की फॉर्मेशन करते हैं। अगर मैं करेक्ट वे में बोलूँ तो आपके पास सेम एलिमेंट्स के जो एटम हैं वो कंबाइन होकर मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन करते हैं। आपने देखा भी होगा, एक नाइट्रोजन का एटम जब दूसरे नाइट्रोजन के एटम के साथ कंबाइन होता है तो कौन से मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन करता है, N2 मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन करता है। ऐसे ही आपके पास O2 मॉलिक्यूल होता है, राइट। इसी तरीके से हम Cl2 मॉलिक्यूल के बारे में बात करते हैं। यानी कि जो आपके पास सेम एलिमेंट्स होते हैं वो आपके पास मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन करते हैं। और आपके पास अगर मैं डिफरेंट एलिमेंट्स की बात कर दूँ, लेट सपोज मैं बात कर लेती हूँ, यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब आपके पास कंबाइन होंगे तो हमारे पास क्या फॉर्मेशन करेंगे, यहाँ पर ये तो हमारे पास ये फॉर्मेशन करेंगे, वाटर की फॉर्मेशन करेंगे, राइट। ये हमारे पास वाटर की फॉर्मेशन यहाँ पर करेंगे, ठीक है। डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन होकर हमारे पास क्या बनाते हैं, आपके पास कंपाउंड की फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद हम बात करते हैं पोस्टुलेट नंबर 5 की। तो पोस्टुलेट नंबर 5 क्या कहता है कि एटम्स ऑफ दी टू एलिमेंट मे कंबाइन इन डिफरेंट रेशियोज टू फॉर्म दी मोर देन वन कंपाउंड। यानी कि जब दो एलिमेंट आपके पास आपस में कंबाइन होते हैं, जब दो एलिमेंट के एटम्स आपके पास आपस में कंबाइन होते हैं तो उनका वो आपके पास जो कंपाउंड की फॉर्मेशन करते हैं वो एक से ज़्यादा कर सकते हैं, और उनका जो रेशियो होता है वो आपके पास क्या आता है, डिफरेंट आता है। जैसे सल्फर मेरे पास है, सल्फर एक एलिमेंट है, अगर सल्फर एलिमेंट की जो एटम्स हैं वो कंबाइन होकर दो कंपाउंड की फॉर्मेशन कर रहे हैं, SO2 एंड SO3, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो यहाँ पर इन दोनों एलिमेंट का जो रेशो होगा वो होगा आपके पास 1:2 एंड 1:3, ठीक है जी। अब पोस्टुलेट नंबर 6 क्या कहता है आपके पास कि एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। अगर कहीं पर कोई केमिकल रिएक्शन आपके पास हो रही है तो वहाँ पर उस रिएक्शन में पार्ट करने वाला जो सबसे छोटा जो पार्टिकल होता है वो हमारा एटम होता है। ये सारे के सारे पोस्टुलेट जो थे ये हमारे डेल्टन्स के द्वारा दिए गए थे। उनका मानना ये था कि जो आपका एटम होता है वो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता है, उसको आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं, वो आपका इनडिविजिबल पार्टिकल है। लेकिन जब अदर साइंटिस्ट आए, जैसे हमारे जे थॉमसन, रदरफोर्ड मॉडल आया हमारे पास, नील बोहर्स आए, तो हमें ये पता लगा कि एटम जो होता है वो फर्दर डिवाइड किया जा सकता है, वो और भी फर्दर छोटे छोटे पार्टिकल में आपको मिलता है। आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तो ये सब आपके क्या होते हैं, एटम्स को डिवाइड करके ही निकलते हैं, ठीक है जी। अब हम इसके आगे क्या पढ़ेंगे, ये तो हमारे पास रही डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। अब हम इस डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बाद इसकी लिमिटेशंस पढ़ेंगे कि क्या क्या इसमें लिमिटेशंस रही हैं, वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज हमने इतना इसके बारे में पढ़ा है, ये बहुत है, मोर देन इनफ है। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी लिमिटेशंस पढ़ेंगे, देन उसके बाद हम एवोगाड्रो नंबर के बारे में कुछ स्टार्टिंग करेंगे और फिर मोल कॉन्सेप्ट पे हम पहुँचेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।